नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी विधानसभा चुनावों पर चुनाव आयोग के ऐलान की, पीएम मोदी की रैली पर उठे सवाल की, जानेंगे यूपी में कैसे काम करता दिख रहा है प्रियंका का दांव, कर्नाटक में बीजेपी पर कैसे भारी पड़ी कांग्रेस, बात करेंगे कालीचरण बाबा की गिरफ्तारी पर तेज होती राजनीति की, नागालैंड में अफसपा को लेकर सरकार के फैसले की और बुलेटिन के आखिर में बात क्रिकेट में भारत की जीत की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 52 करोड़ टैक्स देकर नहीं बच पाएगा पीयूष जैन, डीजीजीआई ने कहा कारोबारी से मिले 197 करोड़ को नहीं माना जाएगा बिजनेस टर्नओवर। इत्र कारोबारी पीयूष जैन की दलीलों को डीजीजीआई ने खारिज किया है। टैक्स देकर रकम वापसी का इत्र कारोबारी ने किया था दावा। पंजाब विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस ने तय किए उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द होगी जारी। 2017 में हारे कई लोगों को भी दिए जाएंगे टिकट। केंद्र सरकार ने तेज की केंद्रीय बजट की तैयारी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ की बैठक। जल्द ही बजट सत्र की तारीखों का हो सकता है ऐलान। मामूली गिरावट के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। 12 अंकों की गिरावट के साथ 57,794 अंकों पर हुआ बंद सेंसेक्स। निफ्टी 10 अंकों की गिरावट के साथ 17,204 पर हुआ बंद। तो सुर्खियों के बाद बात आज की सबसे बड़ी खबर की। यूपी, पंजाब सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनावों की तारीखों का जल्द ही ऐलान हो सकता है। इसके संकेत चुनाव आयोग की तरफ से मिलने लगे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने तो साफ कर दिया है कि किसी भी दल ने उनसे चुनाव टालने के लिए नहीं कहा। तो कब तक हो सकती है चुनावों की घोषणा, देखिए रिपोर्ट। देश में ओमिक्रॉन के मामलों में बढ़त दर्ज हो रही है। ऐसे में बीते दिनों इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीएम और चुनाव आयोग से चुनाव टालने की अपील की थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने 5 राज्यों का दौरा कर तैयारियों का जायजा लेने का फैसला किया। इसी के चलते चुनाव आयोग इस वक्त यूपी दौरे पर है, जहां लखनऊ में आज चुनाव आयोग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग ने कहा कि यूपी के सभी राजनीतिक दल समय पर चुनाव चाहते हैं। कुछ राजनीतिक दल ज्यादा रैलियों के खिलाफ हैं। सूबे में फाइनल वोटर लिस्ट 5 जनवरी के बाद आएगी। इसका मतलब है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान भी 5 जनवरी के बाद ही होगा। चुनाव आयोग ने वोटिंग टाइम भी 1 घंटा बढ़ाने का ऐलान किया। सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। आयोग ने कहा कि पार्टियां घनी आबादी वाले इलाकों में बूथ बनाने के खिलाफ हैं। रैलियों में कोविड के नियमों को लेकर हम भी चिंतित हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि सभी वोटिंग बूथ पर वीवीपीएटी मशीन लगाई जाएंगी। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने ये भी कहा कि रैलियों में नफरती भाषण व रैलियों में हो रही भीड़ पर भी कुछ दलों ने चिंता जताई है। पोलिंग बूथ पर पर्याप्त संख्या में महिला बूथ कर्मी की भी मांग की गई है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि 80 साल से ज्यादा मतदाताओं को, दिव्यांगजनों को और कोविड पेशेंट का वोट चुनाव आयोग की टीम घर जाकर कास्ट कराएगी। पहली बार यह सुविधा दी जा रही है। साथ ही चुनाव आयोग ने बताया कि 1500 लोगों पर एक बूथ होता था, लेकिन इस बार 1250 मतदाता एक बूथ पर जाएंगे। यानी अभी तक कहा जा सकता है कि चुनाव आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। चुनाव समय पर होंगे। रैलियों पर अंकुश लगाने की तैयारी चुनाव आयोग जरूर कर सकता है। खास तौर पर बड़ी रैलियों पर भी रोक लगाई जा सकती है। चुनाव आयोग कोरोना को लेकर चिंतित दिखाई दे रहा है, लेकिन सरकार इसे लेकर ज्यादा फिक्रमंद नहीं दिख रही है। तभी तो आज उत्तराखंड पहुंचे पीएम मोदी की रैली में लोगों का जबरदस्त हुजूम जुटा था। ऐसे में सवाल पीएम मोदी पर भी उठ रहे हैं। 2 गज दूरी जरूरी की बात कह रहे हैं। देश में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर तेज हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक आंकड़ों में जबरदस्त उछाल देखा गया है। सिर्फ कोरोना ही नहीं, देश में कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन भी तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद देश के लगभग सभी राज्यों में पाबंदियां बढ़ा दी गई हैं। कई राज्यों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। समारोह में शामिल लोगों की संख्या घटा दी गई है, जिसके चलते न्यू ईयर की चमक भी फीकी पड़ चुकी है। राज्य सरकारों ने पाबंदियां केंद्र सरकार के निर्देश पर ही लगाई हैं, लेकिन हैरानी की बात यह है कि चुनाव के आगे सरकार को जनता की कोई चिंता नहीं है। उसे सिर्फ चुनावों में जीतने की धुन सवार है। इसलिए रैलियों पर रैलियां की जा रही हैं और जनता की जान की अनदेखी कर रैलियों में भारी संख्या में भीड़ को जुटाया जा रहा है। रैलियों में आई भीड़ को देखकर 2 गज की दूरी है जरूरी वाला नारा सिर्फ एक जुमला साबित होता नजर आ रहा है। पीएम मोदी की रैली में उमड़ते लोगों को देखकर लग रहा है कि कोरोना का संकट टल गया है। पीएम मोदी ही नहीं बल्कि विपक्षी दलों की रैलियों में भी जबरदस्त भीड़ जुट रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड दौरे पर थे, जहां उन्होंने 17,500 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 6 परियोजनाओं का उद्घाटन और लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना सहित 17 परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इस दौरान पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने उत्तराखंड के विकास की जगह खुद का विकास किया, लेकिन ये दशक अब उत्तराखंड का है।
कोरोना से ज्यादा जरूरी है चुनाव और उससे भी ज्यादा जरूरी है प्रचार। इस बार प्रचार में महिलाओं का मुद्दा भी जमकर उठ रहा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जब से यूपी में महिलाओं पर भरोसा जताते हुए उनके लिए अलग से घोषणा पत्र जारी किया है, तब से हर दल महिलाओं को लुभाने की कोशिश कर रहा है। महिलाओं में भी राजनीतिक जागरूकता आती दिख रही है और इसके संकेत मिले हैं चुनाव आयोग की मतदाता सूची से, जहां पहली बार वोट देने वालों में महिला मतदाताओं ने पुरुषों को पीछे छोड़ दिया है। कांग्रेस महासचिव ने यूपी चुनावों में इस बार महिलाओं को अपने पाले में लाने की कोशिश की है। उन्होंने लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा भी दिया। साथ ही ये ऐलान भी किया कि यूपी विधानसभा चुनावों में कांग्रेस 40% टिकट महिलाओं को देगी। अब कांग्रेस की ये पहल काम करती नजर आ रही है। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव के लिए नई मतदाता सूची तैयार करने का काम पूरा हो गया है। चुनाव आयोग के मुताबिक यूपी में तकरीबन 52 लाख नए वोटर्स जुड़े हैं, जिनमें महिलाओं की संख्या अधिक है। नए मतदाताओं में पुरुष मतदाताओं की संख्या 23,92,000 है, तो वहीं महिला मतदाताओं की संख्या 28,86,000 है। ऐसे में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का महिलाओं पर दाव पार्टी के फेवर में जाता दिख रहा है। नए मतदाताओं में 18 से 19 आयु वर्ग के करीब 19,89,000 लोग शामिल हैं। ये पिछली बार की तुलना में अधिक है। वहीं यूपी में लिंगानुपात भी 2017 की अपेक्षा बढ़ा है। पिछली बार 2017 में 1000 पुरुषों पर 849 महिलाएं थी। जागरूक अभियान के बाद ये बढ़कर 868 पहुंच गया है। अब चुनाव आयोग के इन आंकड़ों से कांग्रेस की उम्मीदें बढ़ गई होंगी, जिसने इस बार चुनाव में महिलाओं को अपना मुख्य आधार बनाया है। कांग्रेस ने लड़की हूं लड़ सकती हूं के नारे के साथ ही अपना थीम सॉन्ग भी नारी शक्ति को समर्पित करते हुए बनाया है। यानी कहा जा सकता है कि कांग्रेस का तीर सही निशाने पर जाकर लग गया है और प्रियंका की मेहनत रंग लाती नजर आ रही है। पुरुषों से ज्यादा महिला मतदाता, संकेत साफ है, प्रियंका गांधी का एजेंडा यूपी में सफल होते दिख रहा है। वैसे कांग्रेस का एजेंडा इस समय पूरे देश में ही सफल होते दिखाई देने लगा है। हाल ही में देश के तमाम राज्यों में हुए उपचुनाव में ये दिखाई भी दिया है और अब कर्नाटक के निकाय और पंचायत चुनावों में भी इसके संकेत मिले हैं, जहां कांग्रेस ने सत्ताधारी बीजेपी को पीछे छोड़ दिया है। कर्नाटक में ऑपरेशन लोटस चलाकर कांग्रेस जेडीएस की गठबंधन सरकार को गिराकर सत्ता हासिल करने में बीजेपी ने कामयाबी हासिल कर ली थी, लेकिन सत्ता पर आने के बाद भी भाजपा के लिए अच्छे दिन नहीं आ पाए। पहले मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा से कई विधायक नाराज रहे, तो उन्हें सीएम की कुर्सी से हटाकर बसवराज बोम्मई को सत्ता सौंपी गई, लेकिन नए सीएम के खिलाफ भी विरोध के सुर उठते रहे। बीजेपी ने सीएम तो बदल दिया, लेकिन अपने हार के सिलसिले को नहीं बदल पाई। एक के बाद एक चुनाव हारती जा रही बीजेपी ने अब कर्नाटक स्थानीय चुनावों में भी मात खाई है। कर्नाटक में नगर निकाय की 58 सीटों, नगर निकाय के 9 वार्डों एवं ग्राम पंचायत की 57 सीटों पर उपचुनावों के लिए 27 दिसंबर को मतदान हुआ था। कोरोना महामारी की वजह से इन चुनावों में करीब 3 साल की देरी हुई है। इन चुनावों के परिणाम आज आए हैं, जिनमें कांग्रेस ने बीजेपी से बढ़त हासिल कर ली है, जबकि जेडीएस तीसरे स्थान पर रही है। अगर पहले की तरह कांग्रेस और जेडीएस साथ आ जाते हैं तो बीजेपी के लिए इस गठबंधन के आगे टिकना मुश्किल होगा। देखना दिलचस्प होगा कि इस दक्षिण प्रदेश में बीजेपी अपनी सत्ता किस तरह बचा पाती है। कर्नाटक में 441 नगर परिषद सीटों में से कांग्रेस को 201 सीटों पर जीत मिली है, तो बीजेपी को सिर्फ 176 सीटें ही मिल पाई। नतीजों से साफ है, राज्य में कांग्रेस तेजी से मजबूत हो रही है और इसका असर दूसरे राज्यों में भी दिखाई दे सकता है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच राजनीतिक प्रतिद्वंदिता तो पहले से ही चली आ रही है, लेकिन अब इनके बीच एक अलग तरह की लड़ाई भी शुरू हो गई है। मामला रायपुर की धर्म संसद में बापू पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कालीचरण महाराज का है, जिसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश से गिरफ्तार किया और एमपी सरकार इस गिरफ्तारी पर सवाल उठा रही है। छत्तीसगढ़ की धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अपमानजनक भाषा का उपयोग करने वाले कालीचरण की मध्य प्रदेश से गिरफ्तारी हुई है। छतरपुर के खुजराहो में छत्तीसगढ़ पुलिस ने ये गिरफ्तारी की, जिसे मध्य प्रदेश गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने संघीय ढांचे के प्रोटोकॉल का उल्लंघन बताया है। उन्होंने मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी को छत्तीसगढ़ के डीजीपी से बात कर आपत्ति दर्ज कराने के निर्देश दिए हैं। मिश्रा के इस बयान पर छत्तीसगढ़ ने पलटवार किया है और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि कालीचरण की गिरफ्तारी में संघीय ढांचे के प्रोटोकॉल का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। बघेल ने सवाल किया है कि वो गांधी का अपमान करने वाले की गिरफ्तारी पर खुश हैं या नहीं। इसी तरह छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ने कोई संघीय ढांचे का उल्लंघन नहीं किया है। वहीं गृह मंत्री मिश्रा ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने संघीय ढांचे का उल्लंघन किया है। संघीय मर्यादाएं इसकी अनुमति नहीं देती हैं। अगर कालीचरण की गिरफ्तारी करनी थी
थी तो नोटिस भी दिया जा सकता था। छत्तीसगढ़ पुलिस ने जिस तरीके से गिरफ्तारी की है वो बेहद गलत है। गौरतलब है कि इस बारे में मध्य प्रदेश पुलिस को गिरफ्तारी की कोई जानकारी नहीं थी और न ही उसे ले जाने के बाद कहां ले जाया जा रहा है ये बताया गया। तमाम सूचनाओं को गोपनीय रखकर छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की है। अब मध्य प्रदेश के गृह मंत्री चाहे इस गिरफ्तारी पर कानूनी नजरिए से सवाल उठाएं, लेकिन गांधी जी को अपशब्द कहने वाले का साथ देने का ये दाव बीजेपी पर भारी पड़ सकता है। कालीचरण की गिरफ्तारी पर सवाल नहीं होने चाहिए, सवाल तो उसे शरण देने वालों पर होने चाहिए। एमपी की बीजेपी सरकार को कालीचरण की गिरफ्तारी में खोट दिख रही है, लेकिन केंद्र की बीजेपी सरकार को अपने उस कानून में कोई कमी नहीं दिख रही जिसका पूर्वोत्तर के राज्य में जमकर विरोध हो रहा है। सरकार ने नागालैंड में अफसपा कानून 6 महीने और बढ़ा दिया है। 4 दिसंबर को कोयले की खदानों में काम करने वाले मजदूर एक गाड़ी में तिरु से अपने गाँव ओटिंग लौट रहे थे। तिरु और ओटिंग गाँव के बीच में लांगखाओ पहुंचने पर सुरक्षा बलों ने बिना किसी उकसावे के गाड़ी पर गोलियां चला दी, जिससे ओटिंग गांव के कई लोगों की जान चली गई थी और कई गंभीर रूप से घायल हो गए थे। जिसके बाद नागालैंड पुलिस ने स्वतः संज्ञान लेते हुए एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद से ये मांग उठने लगी थी कि अफसपा को हटा दिया जाए। यहाँ तक कि संसद की शीतकालीन सत्र में भी विपक्ष ने इसे हटाने की मांग की थी, लेकिन अब सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक नागालैंड में आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर एक्ट 1958 यानी अफसपा अभी लागू रहेगा। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में कहा गया कि नागालैंड में ये कानून अभी अगले 6 महीनों तक के लिए आगे भी लागू रहेगा। इस कानून में सुरक्षा बलों को विशेष शक्तियां हासिल हैं। अब इस कानून को 6 महीने का विस्तार दिए जाने की वजह से राज्य में एक बार फिर इसका विरोध शुरू हो सकता है, क्योंकि इस कानून के तहत सेना 5 या इससे ज्यादा लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से रोक सकती है। इसके तहत सेना को चेतावनी देकर गोली मारने का भी अधिकार है। ये कानून सेना को बिना वारंट के किसी को भी गिरफ्तार करने की ताकत देता है। इसके तहत सेना किसी के घर में बिना वारंट के घुसकर तलाशी ले सकती है। गोली चलाने के लिए किसी के भी आदेश का इंतजार नहीं करना, और अगर उस गोली से किसी की जान चली जाती है तो सैनिक पर कोई मुकदमा भी नहीं चलाया जा सकता। इस कानून के चलते ही कितने मासूमों की जान चली गई। ऐसे में सरकार का ये कदम उसके लिए मुश्किल पैदा कर सकता है। और बुलेटिन के आखिर में बात क्रिकेट की। भारत ने सेंचुरियन में टेस्ट 113 रनों से जीत लिया है। टेस्ट मैच के अंतिम दिन लंच के कुछ देर बाद ही दक्षिण अफ्रीका की दूसरी पारी 191 रनों पर आउट हो गई। टेस्ट इतिहास में ये पहली बार है जब भारत ने दक्षिण अफ्रीका में टेस्ट सीरीज की शुरुआत जीत के साथ की है। इस जीत के साथ ही भारत ने 3 टेस्ट मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है। टीम इंडिया ने आज नया इतिहास लिख दिया। पहली बार टीम इंडिया ने सेंचुरियन में खेले गए टेस्ट मैच में दक्षिण अफ्रीका को मात दी है। अभी तक सिर्फ इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही सेंचुरियन में दक्षिण अफ्रीका को हरा पाए हैं। भारत सेंचुरियन में अफ्रीका को हराने वाली तीसरी टीम बन गया है, जबकि मैच में एक दिन का खेल बरसात के चलते हो भी नहीं पाया था। इसके बावजूद टेस्ट मैच जीतकर भारत ने अपने इरादों को जता दिया है। इस जीत के साथ भारत ने 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़त ले ली है। सेंचुरियन 56वां ऐसा मैदान बना जहां टीम इंडिया ने कोई टेस्ट मैच जीता हो। इस मामले में वो ऑस्ट्रेलिया के वर्ल्ड रिकॉर्ड की बराबरी पर पहुंच गया है। सेंचुरियन में भारत ने दक्षिण अफ्रीका को अंतिम पारी में जीत के लिए 305 रनों का टारगेट दिया था। मैच के चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक अफ्रीका ने 94 रन बना लिए थे, लेकिन उसके 4 विकेट भी गिर चुके थे। अंतिम दिन खेल की शुरुआत में भी टीम इंडिया के गेंदबाजों ने जता दिया था कि अफ्रीका के लिए मैच बचाना आसान नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के कप्तान डीन एल्गर ने 77 डी कॉक के 21 और तेवा बाउमा की नॉट आउट 35 रन पारी को छोड़कर कोई बल्लेबाज ज्यादा देर विकेट पर नहीं रुक सका। अंतिम 3 विकेट सिर्फ 1 रन जोड़कर आउट हो गए। भारत के लिए जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी 3-3, सिराज और अश्विन ने 2-2 विकेट लिए। भारत ने पहली पारी में 327 रन बनाए थे, जबकि अफ्रीका की पहली पारी 197 रनों पर सिमट गई थी। टीम इंडिया दूसरी पारी में सिर्फ 174 रन बना पाई थी, लेकिन पहली पारी की बढ़त के आधार पर उसने मेजबान को 305 रनों का मुश्किल लक्ष्य दिया था। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।